हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और इस क्लास को लाते हुए भी खुशी हो रही है कि आप सभी छात्र जो इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर योजना कुरुक्षेत्र क्लास को रिज्यूम किया जाए, तो दोस्तों इतने लंबे गैप के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक पेड बैच में और अपने अन्य कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। इसी वजह से मैं आपके सामने योजना कुरुक्षेत्र क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पाया था। अब ये क्लास हम लोगों के आगे कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं योजना मार्च की जो मैगजीन थी उसको लेकर के, और मार्च की जो योजना आपकी आई थी उसका विषय था डिजिटल युग में कला संस्कृति। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो हमारी कला संस्कृति पर भी आपके विज्ञान एवं तकनीक का प्रभाव देखा जा सकता है। विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेटिव आइडियाज़ का हमारे क्षेत्र में एक अच्छा खासा योगदान है, ठीक है ना। तो उसी संदर्भ में ये मैगजीन इस बार सरकार ने सरकारी विभाग से प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो उस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक का नाम है डिजिटल युग में पारंपरिक कला के विभिन्न स्वरूप, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट ड्यूरिंग द डिजिटल एरा। ये आज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हम लोग आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और उन सभी छात्रों तक पहुंच बन सके जिन तक ये अभी कक्षा नहीं पहुंची है, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं आपके। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल युग में पारंपरिक कला के रूप को लेकर के इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। विभिन्न कला के स्वरूप तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये जो इस बार की जो मैगजीन आई है, ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, कम और मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी और स्टेट PCS वगैरह के जितने भी यहाँ पर रिटन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर कला संस्कृति पर डिजिटल कला ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से प्रभाव डाला है, किस प्रकार से प्रभाव डाल सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी मैगजीन है, आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना। तो इसमें हम 4 चीज़ों पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। एक बात करेंगे कला और रचनात्मकता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण कैसे आपकी डिजिटल तकनीक कर सकती है या करती है या करेगी, ठीक है ना। तीसरी बात करेंगे डिजिटल तकनीक और नवाचार पूरे के पूरे इस सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रही है। इसके पक्ष विपक्ष सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इसकी चुनौतियां और इसके निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन के बारे में। ओके दोस्तों, तो इस बात को आप समझ लीजिए। पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि कला क्या होती है। मानव के अंदर की एक अभिव्यक्ति है जिसमें एक कौशल क्षमता होती है, यानी कि मानव की कौशल क्षमता की अभिव्यक्ति ही उसकी कला है। वो कला कुछ भी हो सकती है, कला गाने की हो सकती है, कला बनाने की हो सकती है, कला किसी चीज़ के निर्माण की हो सकती है, वो चित्र के रूप में हो सकती है, नृत्य के रूप में हो सकती है, या कुछ भी पढ़ाने के रूप में हो सकती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार टीचर भी हैं, है कि नहीं, जो पढ़ाने के साथ साथ आपका इतना अच्छा मनोरंजन करते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं कि आप लोग उनके भक्त हो जाते हैं, आप लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं, इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं कि पूछिए मत। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम में काम आए या ना आए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको मोटिवेट फुल करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक कला है। मेरी जो कला है वो ये है कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। इधर उधर की चीज़ें तो ना के बराबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जो जुड़ा हुआ हूँ वो आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि आपका भविष्य सुरक्षित है तो समझ लीजिए कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ये टॉपिक आपके उसी संदर्भ में है।
और इसके साथ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कह लीजिए, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कह लीजिए कि हिंदी का छठा बैच, हिंदी माध्यम का छठा बैच आपके यूपीएससी 2025 और 2026 को टारगेट करते हुए ये बैच लॉन्च किया जा रहा है स्टडी IQ IAS का। और इसके ये बैच लॉन्च हो रहा है आपके 26 अप्रैल से सुबह 8 बजे, यानी कि मॉर्निंग 8 o'clock आपका ये बैच लॉन्च हो रहा है। हिंदी का छठा बैच है, इसलिए आप में से जो भी व्यक्ति 2025 या 2026 को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सफल हों, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का मतलब ये एक सजेशन है कि आप इस बैच को अपनी सिस्टमेटिक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और इसकी जो फीस है दोस्त, ध्यान रखना, वो 70,000 नहीं है, बल्कि MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर इसकी फीस मात्र 29,999 रुपए होगी। और साथ के साथ इसमें आप लोगों को 10,000 रुपए से ज़्यादा की कीमत वाली 18 किताबों का एक सेट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आपको बाहर से कुछ और अदर मटेरियल परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, आपको रियली में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि बिना सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी के, बिना सिस्टमेटिक प्लान के, बिना सिस्टमेटिक मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। और ये बात अपने दिल से पूछिएगा कि क्या बिखरे हुए कार्यों से हम किसी भी चीज को सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? बिखरे हुए जो हमारे कार्य हैं उनके माध्यम से। और ऊपर से तब जब चारों तरफ हमारा कंपटीशन हो, डे बाय डे कंपटीशन बहुत टफ होता चला जा रहा हो, उस कंडीशन में अपने आप को सफल सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे पूरी टीम के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि स्टडी IQ की टीम टू द पॉइंट पढ़ाने में और आपके रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने के लिए ही पहचानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको गप्पे सुनाता हो, म्यूजिक सुनाता हो, गाने सुनाता हो, नाच के दिखाता हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के लिए बात करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी समस्या है तो उसके साथ साथ मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करते समय इस कोड का यूज जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा और साथ के साथ मेरे साथ जुड़ने का जो मौका है एक पर्सनल गाइडेंस का, वो भी कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड भी है, तो जो यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं वो यहाँ से जुड़ें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, करंट अफेयर से लेकर के, क्लास की PPT से लेकर के, क्लास की PDF से लेकर के, और भी बहुत सारे रिच रिसोर्स जितने हो सकते हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें डिजिटल कला के तकनीक के रूप में, डिजिटल युग में पारंपरिक कला के स्वरूप को लेकर के। ध्यान रखना, ये हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कला और रचनात्मकता क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कला है क्या। कला है मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति, कौशल की अभिव्यक्ति है, विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति। और ये रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता है किसी मनुष्य की सृजनात्मकता, उसको कुछ नया बनाने की प्रेरणा, यानी कि ये एक प्रकार से आपकी सृजनात्मकता है, क्रिएटिवनेस है, सृजनात्मकता है, आपके अंदर कुछ नया करने की चेतना है, चेतना। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि मानव की रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसी को हम एक प्रकार से कला कह सकते हैं। मानव की रचनात्मक अभिव्यक्ति या मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति, क्योंकि रचनात्मकता भी कौशल से ही आती है। अगर कौशल नहीं है तो रचनात्मकता भी नहीं आएगी, क्रिएटिवनेस भी नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि कला क्या है? आपकी रचनात्मक
क्षमता की अभिव्यक्ति है, एक मनुष्य की रचनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति। यानी कि यह अभिव्यक्ति वर्तमान में आपके भावों को व्यक्त करती है। ध्यान रखना, यह जो अभिव्यक्ति है वर्तमान में आपके भावों को अभिव्यक्त करती है, उनका भावों का प्रदर्शन करती है, उनको व्यक्त करती है ठीक है ना। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखिएगा, यह एक निरंतर चलायमान प्रक्रिया भी है, निरंतर चलायमान प्रक्रिया भी है। अब कहोगे कि यह निरंतर चलायमान प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि कला संस्कृति कभी भी किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि कला संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से होते हुए वर्तमान तक चली आई है और आगे भी चलती रहेगी। यानी कि निरंतर गतिशील परंपरा है, ये कला संस्कृति का ही एक भाग है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह निरंतर चलायमान है, निरंतर गतिशील है, यह रुक ही नहीं सकती। ठीक है ना, चलायमान या गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है ना, और गतिशील है तो इसीलिए ध्यान रखिएगा समय समय पर इसमें, ध्यान रखिएगा समय समय पर इसमें विभिन्न कारणों से कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। स्थूल नहीं है, यानी कि स्थूल का मतलब होता है जैसा है वैसा ही नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें समय काल परिस्थितियों के अनुसार कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना। अब वो परिवर्तन क्या होते हैं, उस परिवर्तन में ध्यान रखिएगा समय समय पर परिवर्तन में जो सबसे बड़ी भूमिका है, परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपका तकनीक निभाती है। समय कुछ नहीं निभाता। समय में जो तकनीक विकसित हुई है वही तकनीक किसी भी क्षमता का प्रदर्शन को बढ़ावा देती है, आपकी स्किल को बढ़ावा देती है। आज सोचिए कि आज से क्या 5-7 साल पहले हम सोच सकते थे कि कैमरे के सामने खड़े होकर के पढ़ाएंगे? आपने कभी सोचा था 5-7 साल पहले कि आप केवल मोबाइल फोन पर पढ़ाई करेंगे? लेकिन न केवल हम लोग पढ़ा रहे हैं बल्कि आप लोग पढ़ करके सफल भी हो रहे हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी ने, इस तकनीक ने हमारी क्षमताओं को बढ़ावा दे दिया, हमारे आपके सीखने की क्षमता को बढ़ावा दे दिया, समय के सदुपयोग को बढ़ावा दे दिया और हमें कैमरा फेस करके आपको पढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। चाहे क्लास में कोई हो या ना हो, लेकिन हमें यह महसूस हो रहा है कि आप यहां बैठे हैं, है कि नहीं? इसने बढ़ावा दिया है, यही चीज है। यानी कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, किसी भी कालखंड में उसकी क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि कला तकनीक यानी कौशल पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो कला रचनात्मकता कैसे आपकी अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में, किस प्रकार से कला अपना एक रूप नया ग्रहण करती है तकनीक के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बात आती है इसके अंतर्गत कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण कैसे करती है। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि तकनीक सभ्यता और संस्कृति दोनों को बढ़ावा देती है, दोनों का संरक्षण करती है। सभ्यता और संस्कृति दोनों का बढ़ावा देती है, संरक्षण करती है और इसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, यह इसका काम है। और सभ्यता, ध्यान रखिएगा, संस्कृति तब भी आपकी मूर्त और अमूर्त दोनों हो सकती है, लेकिन सभ्यता तो मूर्त होती है। यह मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई थी कि सभ्यता क्या है? मूर्त है, हमारे भौतिक गतिविधियों का एक संकलन है।
भौतिक गतिविधियों की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें हम अच्छे मकान बनाते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं, अच्छे कपड़े बनाते हैं, तमाम तरह के अच्छे उठना बैठने की परंपरा विकसित करते हैं, शिक्षा को विकसित करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को बढ़ावा देने में इस तकनीक ने, ध्यान रखना, अपनी एक बृहत भूमिका निभाई है। क्योंकि बिना तकनीक के, ध्यान रखना, इसके बिना सभ्यता और संस्कृति दोनों विकसित नहीं हो सकती। दोनों का विकास संभव नहीं है, और साथ के साथ इनका संरक्षण भी संभव नहीं है। संभव नहीं, यानी कि किसी भी सभ्यता संस्कृति को एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी के ले जाने के लिए या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जो आपकी तकनीक है, वही इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। टेक्नोलॉजी ही उस परंपरा को आगे तक लेके जाती है और संरक्षण भी करती है, एक तरीके से उसका विकास भी करती है और उसको बढ़ावा भी देती है। इसके बिना यह संभव ही नहीं है। विस्तार करती है, सारी काम करती है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। और आज भी देखिएगा, नई नई चीजें आप देख रहे होंगे, संगीत में, चित्रकला में, मूर्ति कला में से लेकर के, वस्त्र निर्माण कला से लेकर के, धातु निर्माण कला से लेकर के, कला के जितने भी रूप में, उस सभी कलाओं के रूपों को बढ़ावा देने में आज के समय में टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो कला हम आज तक जानते नहीं थे, आज उस कला को हम लोग जान रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी की वजह से तो है। आज हम उनको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमको लगता है अपने घर को सजाने के लिए यार हमको वर्ली पेंटिंग एक मिल जाए, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, उससे हम सजाएंगे अपने घर को। कल तक ये पहुंच ही नहीं थी। आज हम सोचिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी से ऑर्डर करते हैं और वहां से हमारे पास एक पेंटिंग चली आती है। हमें एक पर्टिकुलर किसी राज्य की एक साड़ी निर्माण की कला के बारे में पता चलता है कि यार वहां की वस्त्र निर्माण कला बड़ी अच्छी है, तो आज उससे यहीं पर बैठ करके हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं और उसको मंगा करके उस कला को वहां विकसित करते हैं और अपने देश में, दुनिया में इसका विस्तार करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया है कि बिना इसके संभव नहीं है। बात आती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने या नवाचार ने इस परंपरा को कैसे बढ़ाया है। ये तो था, इससे पहले था साधारण टेक्नोलॉजी कैसे करती है, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी और नवाचार, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ये जो मुद्दा है, ये वर्तमान समय का है। वर्तमान समय में यह डिजिटल टेक्नोलॉजी नवाचार कैसे पारंपरिक कला के स्वरूप को न केवल विकसित कर रही है बल्कि संवर्धन भी कर रही है, ठीक है ना। कैसे कर रही है, तो ध्यान रखिएगा, एक समय में एक तरफ है आपके कलाकार, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे वो भवन निर्माण कला के विशेषज्ञ हो, या कोई भी हो, कलाकार है। वर्तमान में यह कलाकार इन नवीन तकनीक को अपना रहे हैं, तकनीक और इसके टूल्स को अपना रहे हैं। ये इनको अपना रहे हैं, साथ के साथ इस तकनीक से अपना करके अपनी कौशल क्षमता, अपनी रचनात्मकता, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ के साथ इससे अपना जो कला का प्रदर्शन है, इस कला प्रदर्शन को विस्तार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से अपनी कला को देश दुनिया के लेवल पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे दे रहे हैं? कौशल क्षमता, रचनात्मकता, इसको दे रहे हैं अपने नए डिजाइन के माध्यम से। नए डिजाइन, ठीक ना, नए डिजाइन बन रहे हैं, कला के विभिन्न रूप बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें बन रही हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें हैं, ओके। इसके माध्यम से पहुंच का विस्तार कर रहे हैं,
पहुंच का विस्तार। अब आप सोशल मीडिया से एडवर्टाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक राज्य की कला दूसरे राज्य की कला तक पहुंच रही है, और केवल राज्य देश तक ही नहीं है, दुनिया तक पहुंच रही है ये, ठीक है ना। ये सारी चीजें, इसके अलावा और क्या हो रहा है? इसके अलावा हो रहा है उसकी क्षमता में सुधार हो रहा है, क्षमता में सुधार हो रहा है। जो पहले उतना अच्छा नहीं था उसमें और अच्छा सुधार होने लगा। कोई भी कला का रूप हो, कोई भी कला हो। अभी सोचिए, मैंने लगभग लास्ट ईयर मैंने एक शर्ट्स मंगवाई थी। कहाँ की? तमिलनाडु से। मुझे लगा कि यार इसकी जो शर्ट है, सारी चीजें हैं, बड़ा अच्छा फैब्रिक लग रहा है, बड़ा अच्छी चीज बता रहा है, ये खास यूनिक है और नॉर्मल रेंज में थी। मैंने ऑर्डर किया, चौथे दिन पांचवें दिन मेरे पास आ गई। अब सोचिए, वहां की शर्ट्स, वहां की जो व्हाइट शर्ट का कंसेप्ट है वो मेरे पास यहां पर पहुंच गया। ये वहां की चीज है। इस तरीके से एक जगह से मैंने खाने पीने की कुछ चीजें मंगाई कि वहां की बड़ी फेमस चीज है, बड़ी लोकल लेवल की है, बड़ी अच्छी सी डिश है। उसको मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि हम पैक करके भिजवाते हैं। मैंने ओके, भिजवा दीजिए। अच्छा लगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे क्या हो रहा है कि उन लोगों की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। अब क्या आप देख रहे होंगे, फूड ब्लॉगर्स को देख रहे होंगे, घर घर शहर शहर गांव गांव जा करके नए नए चीज़ों को देखते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। अब जिसके अंदर क्षमता है वो विस्तार हो रहा है, नो डाउट, पहुंच में वृद्धि हो रही है। साथ के साथ क्या हो रहा है, इसमें एक कहा जाए कि एक व्यवस्था का साझाकरण हो रहा है। साझाकरण यानी कि पहले केवल और केवल कुछ एक लोग ही अपनी व्यवस्था को शेयर करते थे, आज वो सब लोग साझाकरण कर रहे हैं। साथ के साथ एक नई चीज और भी हो रही है इसमें, हम कह सकते हैं, और वो है सभी लोगों द्वारा मान्यता प्रदान करना, मान्यता प्राप्त करना, मान्यता प्राप्ति, यानी कि इन सब चीजों को अब लोग कंसीडर भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कलाकार की कलाओं को विस्तार मिल रहा है, नई नई चीजें डिजाइन हो रही हैं, उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है, अपनी चीजों को वो शेयर कर पा रहे हैं और अपनी चीजों को मान्यता दिलवा पा रहे हैं इन सब चीजों के माध्यम से। ठीक है ना? क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि कला का प्रदर्शन विस्तार हो रहा है, और इसमें ध्यान रखिएगा, जो मुख्य तकनीक है, मुख्य तकनीक जो इसमें रोल प्ले कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तो है ही है। आपने एक नाम सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी। नाम सुना है? नहीं? आभासी वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, यह बड़ा एक रोल प्ले कर रही है। VR कहते हैं इसको, वर्चुअल रियलिटी। एक है आपकी AR। AR बोले तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, संवर्धित वास्तविकता, यानी कि बढ़ी हुई। ये भी तकनीक के रूप हैं। वास्तविकता। एक आपने नाम सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये सब आपके विभिन्न टूल हैं, विभिन्न उपकरण हैं, जिनके माध्यम से इन सारी चीजों का विस्तार हो रहा है। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि हम कह सकते हैं कि इसने लोगों की कल्पनाशीलता को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। यानी कि इसने, ध्यान रखना, इस टेक्नोलॉजी ने लोगों की कल्पनाशीलता ठीक है ना, में वृद्धि की है। यानी कि अब लोग ज्यादा सोचने लगे हैं, उनकी सोचने की क्षमता है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ लोगों की क्षमताओं में वृद्धि की है, क्षमताओं में वृद्धि की है। ये सारे के सारे इसके डायमेंशंस हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिजिटल तकनीक और नवाचार के माध्यम से। लेकिन यहीं पर एक चीज और सुन लीजिएगा, जहां इतना सब कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। चुनौतियां ये हैं कि जो पारंपरिक कलाकार हैं, पारंपरिक कलाकार, वह इन तकनीकों का विरोध कर रहे हैं।
तकनीकों का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। देखिए, संगीत के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा फूहड़ता हो जाती है। नया क्रिएटिव करने की वजह से क्या हो जाता है, चीजें खराब भी हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि जो कला अपने शुद्ध रूप में है उसकी शुद्धता को बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी क्रिएटिव बनाने के चक्कर में जो उसकी वास्तविकता है वो नष्ट हो जाती है, और वास्तविकता वास्तविकता होती है और उसमें बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते। इसलिए कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है ना, बेशक विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस तकनीक से कला संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। वो लोग इसमें परिवर्तन मत कीजिए, बल्कि कला का संरक्षण कीजिए, उसको बचाइए, उसका कंजर्वेशन कीजिए। और इस मामले में यह टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकती है। तो पहली चुनौती ये रही, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती इसमें एक और भी है, और वो चुनौती ये है कि यह लोगों की रचनात्मकता को कम कर सकती है। यह लोगों की, कलाकारों की रचनात्मकता को कम कर सकती है। कम कर सकती है क्यों? कि जब हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी अपनी क्षमता कमजोर हो जाए। जैसे अभी आप कोई भी नई चीज खोजनी हो तो आप किताब पढ़ने के बजाय क्या ढूंढते हैं? चलो गूगल सर्च कर लेते हैं। किताब नहीं ढूंढते, किताब नहीं पढ़ते। जिनसे आपने पढ़ाई की है उसमें से नहीं ढूंढेंगे आपने कहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आप तुरंत गूगल सर्च करते हैं। यह डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। आप अपने नोट्स नहीं खोलते किसी भी चीज के बारे में सर्च करने के लिए, बल्कि गूगल करते हैं। तो एक नया भगवान आ गया है जिसे हम क्या कहते हैं? गूगल देवता। कुछ भी जानना हो गूगल देवता को बुलाओ, उनका आह्वान करो। तो इसने क्या किया है? हमारी मेमोरी, हमारी ब्रेन की एनालिसिस पावर, हमारी इमेजिनरी क्षमता जो पावर है उसको काफी हद तक कम कर दिया। और जिसने इस पर डिपेंडेंसी को कम किया है, समझ लीजिए उसकी क्रिएटिवनेस बढ़ी है। तो ऐसी कंडीशन में जब यह चुनौती है तो इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं? चुनौती का सामना इस तरीके से कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने की कोशिश करें। रचनात्मकता बढ़ावा देने वाली तकनीक को अपनाएं। साथ के साथ कला संरक्षण रूपों पर बल दें। कला संरक्षण रूपों पर बल दें, ना कि हम इस पर बल दें कि यह हमारे काम को कितना आसान बनाएगा। ठीक है ना? क्लियर है एवरीबॉडी? तो दो चुनौतियां हो गई, साथ के साथ ये चीज है। तीसरा हम और क्या कह सकते हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से एक तीसरी चीज और भी हो सकती है चुनौती के संदर्भ में। चुनौती के संदर्भ में ये एक चीज और हो सकती है कि वो है आपकी कला का जो शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप नष्ट होने की संभावना है। कला का शुद्ध रूप नष्ट होने की संभावना, और ऐसी कंडीशन में इसका भी उपयोग किसके लिए करना चाहिए? कला संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका विशेष तौर पर उपयोग करना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि आपकी जो कला संस्कृति है, कला का जो रूप है, रचनात्मकता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग कला के विकास, कला के संवर्धन, कला के संरक्षण के लिए करना चाहिए। और ऐसी किसी टेक्नोलॉजी, ऐसी किसी परंपरा को नहीं अपनाना चाहिए जो हमारे कला के रूपों को नष्ट करे, उसकी शुद्धता, उसकी परिशुद्धता को नष्ट करे। ये ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए कम महत्वपूर्ण बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बस मैंने आप लोगों की योजना कुरुक्षेत्र की परंपरा को आगे कंटिन्यू कर दिया है, तो प्लीज इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही इसको रखते हैं। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोर्स परचेज करते समय मैं दोस्त इतना ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेट इसको फॉलो करिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।